नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। इससे भी आपके एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर का अब हम कुछ क्वेश्चंस को आप लोग के सामने सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आए। और इससे भी दोस्तों कम से कम नहीं ना तो 2 न्यूमेरिकल तो इससे आते ही हैं दोस्तों। कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं? 2 न्यूमेरिकल्स कम से कम इससे आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ इज द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट एनर्जी बाय रेडिएशन प्रिवेंटेड इन अ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये डिवाइस है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर में बोल रहा है क्वेश्चन में हमारा कि कैलोरीमीटर में जो है हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफरेंस होने से रेडिएशन के थ्रू जो हीट एनर्जी बाहर निकलता है उससे उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, वही बोल रहा है। तो उसका आंसर यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, ट्रांसफरेंस ऑफ हीट एनर्जी बाय रेडिएशन इज प्रिवेंटेड इन अ कैलोरीमीटर बाय पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ कैलोरीमीटर एज पॉलिश सरफेस आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो हम क्या करेंगे, रेडिएशन के थ्रू हीट एनर्जी जो है उस कैलोरीमीटर से बाहर ना निकले उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसके सरफेस को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। क्योंकि पॉलिश करने से क्या होता है कि वो पुअर एब्जॉर्बर बन जाता है, मीन्स वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रेडिएशन के थ्रू हीट बाहर नहीं निकल पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, यू हैव चॉइस ऑफ 3 मेटल्स। आपके पास 3 मेटल है, ए बी और सी। ए बी और सी 3 मेटल्स हैं। तीनों मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है दोस्तों। पहला का दिया हुआ 900 जूल पर केजी पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ दोस्तों। और बी का दिया हुआ है 380 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और सी का दिया हुआ है 460 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में पूछ रहा है, टू मेक अ कैलोरीमीटर विच मटेरियल विल यू सेलेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें अगर कैलोरीमीटर एक डिवाइस बनाना है तो ये तीनों में से ए बी और सी में से हम कौन सा मटेरियल का यूज करेंगे। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जिस भी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा उस मटेरियल को हम लोग कैलोरीमीटर में यूज करेंगे। इसमें दोस्तों कैलोरीमीटर में। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए दोस्तों, बोल रहा है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज राइट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों। जहाँ पे C क्या है, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसी भी बॉडी का। तो बोल रहा है कि मोर इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, मोर इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज इट्स टेम्परेचर। मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें हीट भी ज्यादा देना होगा। सॉरी दोस्तों, में हमें हीट भी क्या करना होगा, ज्यादा देना होगा। तो हीट भी ज्यादा देना होगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि वैसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो, कम हो। तो उसके लिए हमें कम हीट देना होगा और वो टेम्परेचर राइज आसानी से कर जाएगा। वही लिखा हुआ, हिंस द मटेरियल ऑफ ए कैलोरीमीटर शुड हैव लीस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो दैट लेस हीट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स टेम्परेचर। ताकि कम एनर्जी पड़े उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सो वी मस्ट सेलेक्ट द मेटल बी। इसलिए हम कौन सा मेटल का यूज करेंगे इसमें दोस्तों, मेटल बी का यूज करेंगे। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है न्यूमेरिकल और ये 3 मार्क्स में पूछा है दोस्तों एग्जाम में। तो बोल रहा है क्या कि कैलकुलेट द मास ऑफ आइस needed to cool 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए कैलोरीमीटर। क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर में 150 ग्राम वाटर है, इसमें हम कुछ आइस का टुकड़ा डाल दे रहे हैं दोस्तों, आइस का कुछ टुकड़ा डाल दे रहे हैं ताकि ये पानी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। इन अ कैलोरीमीटर, एक कैलोरीमीटर में डाल रहे हैं इसको, और जिसमें कैलोरीमीटर का भी मास दिया हुआ 50 ग्राम। और वो कितना टेम्परेचर है दोस्तों उसका, 32 डिग्री सेल्सियस, सच दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस शुरुआत में है, और जैसे ही हम इसमें आइस ऐड करेंगे, बर्फ ऐड करेंगे, तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर आएगा दोस्तों कहाँ पे आके रुक जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि कितना ये जो आइस हम ऐड करेंगे वो कितना इसका मास होगा, वही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है हीट एनर्जी इम्पार्टेड बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर कंटेन्ड इन इट कूलिंग फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस is used in melting of ice and then rising the temperature of melted ice from 0 degree Celsius to
5 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं जो हम आइस इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, जो आइस हम ऐड करेंगे वो आइस तो शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, राइज करेगा। तो उसी हिसाब से पहले हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, एक कोल्ड बॉडी ले लेंगे और एक हॉट बॉडी। तो कोल्ड बॉडी हमारा क्या है, आइस जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसका टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कोल्ड बॉडी क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हॉट बॉडी क्या करता है दोस्तों, हीट को लूज करता है। तो जितना हीट ये लूज करेगा हॉट बॉडी, उतना ही हीट ये कोल्ड बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके द्वारा जो हीट गेन किया जाएगा आइस के द्वारा, वो कितना किया जाएगा, ml प्लस mc डेल्टा टी। यहाँ पे ml हो गया उसका फेज चेंज होने में दोस्तों, बर्फ से पानी बनने में जितना एनर्जी लगा वो हो गया ml, और उसके बाद 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने में जो कितना एनर्जी लगा वो यहाँ पे mc डेल्टा थी। तो आप लोग को एक चीज बता देते हैं दोस्तों कि जब भी टेम्परेचर चेंज हो या फिर टेम्परेचर राइज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला दोस्तों, दैट मीन्स mc डेल्टा टी। और कभी फेज चेंज हो, फेज मतलब स्टेट चेंज हो, जैसे कि आइस से लिक्विड, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों स्पेसिफिक, इसका लगाते हैं ml, लेटेंट हीट वाला। तो यहाँ पे शुरुआत में आइस था सॉलिड, सॉलिड से वो चेंज हुआ किसमें, लिक्विड में, तो वो ml निकालेंगे, फिर प्लस वो फिर लिक्विड से 0 से फिर 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी बढ़ा, तो उसका जो एनर्जी लगेगा mc डेल्टा टू होगा। इस हिसाब से यहाँ पे हमें आइस का मास पूछ रहा है, तो हमें आइस का मास पता नहीं है, तो यहाँ पे m का m रखेंगे इंटू 330 प्लस m इंटू 4.2 क्या है दोस्तों, वाटर का क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 0 से 5 हो रहा है, दैट मीन्स 5 माइनस 0। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जब इसको लिखें तो 330 m हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 21 m, और 330 प्लस 21 हो गया 351 m जूल। यहाँ पे m है मास ऑफ आइस दोस्तों, क्या है, मास ऑफ आइस, और यही हमें फाइंड करना। अब हॉट बॉडी में क्या करेगा, ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। तो एनर्जी जो है वो क्या है दोस्तों, वाटर प्लस कैलोरीमीटर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक कैलोरीमीटर में पानी डाल रहे हैं 150 ग्राम, और उसमें फिर हम आइस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर का जो है दोस्तों, तो यहाँ पे टेम्परेचर शुरुआत में था 32 डिग्री सेल्सियस, और वो कम होकर कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन वाटर का फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला दोस्तों mc डेल्टा टी। तो यहाँ पे वाटर के लिए मास हो जाएगा m1 c1 और डेल्टा t1। उसी तरीके से कैलोरीमीटर के लिए हम मान लिए m2 c2 और डेल्टा t2। तो यहाँ पे दोस्तों ये कितना दिया हुआ, वाटर का मास 150 ग्राम, और ये किसका कैलोरीमीटर का कितना दिया हुआ है दोस्तों, कैलोरीमीटर का दिया हुआ 50 ग्राम। तो यहाँ पे कैलोरीमीटर का 50 ग्राम लिख दिया, मास का वाटर का लिख दिया 100। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है दोस्तों 4.2, और टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस से कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से कैलोरीमीटर का मास है दोस्तों 50 ग्राम, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 0.4, और ये फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हम जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ गया 700 550 जूल। मतलब ये है कि हॉट बॉडी जो है वो कितना जूल एनर्जी लूज करेगा दोस्तों, इतना। और यही जूल एनर्जी जो है ये हमारा कोल्ड बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है कि हीट लूज बाय द हॉटर बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कूलर बॉडी। तो यहाँ पे जो हीट गेन करेगा कोल्ड बॉडी उसके बराबर होगा हीट लॉस करेगा कोल्ड हॉट बॉडी। तो कूल बॉडी जो है उसका एनर्जी कितना आया था 351 m, और ये आया था 7550 जूल। तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे दोस्तों, मास को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया मास हमारा 50 ग्राम, दैट मीन्स मास ऑफ आइस कितना, मतलब हमें 150 ग्राम वाटर को जब हम 50 ग्राम के कैलोरीमीटर के कंटेनर में डालेंगे, और उसका टेम्परेचर जब 32 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस पे कम होगा, तो हमें कितना मास ऑफ आइस डालना होगा दोस्तों, 50 ग्राम आइस का मास डालना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही आसान, क्या पूछ रहा है, डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्टेट्स इट्स एसआई यूनिट। तो हम जानते हैं दोस्तों हीट कैपेसिटी क्या होता है, कोई भी मटेरियल हो, उस मटेरियल का कंप्लीट इस मटेरियल का कंप्लीट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट हम देते हैं, इसके कंप्लीट होल बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट हमें देना पड़ता है, वही हमारा हीट कैपेसिटी होता है दोस्तों। क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। और इसका फॉर्मूला भी होता है दोस्तों क्या, Q इज इक्वल टू, सॉरी, हीट कैपेसिटी होता है क्या दोस्तों, Q बाई डेल टी, और यहाँ पे कैपिटल C से डिनोट करते हैं
हीट कैपेसिटी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमने लिखा है द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये 1 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है दोस्तों। मतलब किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे जितना हीट देना पड़ेगा, वही हमारा होता है क्या दोस्तों, हीट कैपेसिटी होता है। और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर केल्विन, क्योंकि स्पेस हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी हीट एनर्जी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। जितना हीट हमें देना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वही हमारा हीट कैपेसिटी होता है। तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, चेंज इन टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। तो इस हिसाब से इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी नंबर बोल रहा है व्हाई इज द बेस ऑफ अ कुकिंग पैन जनरली मेड थिक। जो हम लोग खाना पकाने वाला पैन होता है उसका बेस जो है दोस्तों वो मोटा रखा जाता है। ऐसा क्यों? ताकि वो क्या करे, अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करे और लंबे समय तक अपने पास हीट को बनाए रखे, ताकि हमारा खाना तुरंत ठंडा ना हो जाए। तो वही बोल रहा है बाय मेकिंग बेस ऑफ अ कुकिंग पैन थिक इट्स हीट कैपेसिटी बिकम्स लार्जर। अगर उसे हम मोटा कर देंगे तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ड्यू टू विच it gets heated slowly and it imparts sufficient heat energy। तो वो स्लो क्या होगा, धीरे धीरे होगा, और स्लो जो है धीरे धीरे होने की वजह से वो क्या करेगा, फूड को बहुत ही लंबे समय तक क्या करेगा, गर्म रखेगा दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसीलिए जो है पैन का जो बेस होता है वो क्या किया जाता है, थिक बनाया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक खाना को क्या करके रखे, गर्म रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अ सॉलिड ऑफ मास 50 ग्राम। एक सॉलिड है दोस्तों जिसका मास है कितना, 50 ग्राम, एट 150 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेल्सियस, इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। उसको किस में रख रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर में रख रहे हैं एट 11 डिग्री सेल्सियस। उस समय टेम्परेचर कितना हो गया दोस्तों, 11 डिग्री। व्हेन द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज 20 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया, 20 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। तो उस सॉलिड जो ऐड कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट मींस स्मॉल सी, हमें फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है कम 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सॉलिड मास जो है वो हॉटर बॉडी है। तो फिर से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हॉट बॉडी हमारा क्या है, वो सॉलिड मास है दोस्तों। सॉलिड मास हमारा हॉट बॉडी है और वाटर हमारा हो गया कूलर बॉडी। तो हॉट बॉडी का मास कितना है दोस्तों, 50 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड करना है। और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से चेंज होकर कितना आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से कोल्ड बॉडी पे आए तो यहाँ पे वाटर का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है इतना। अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि बताइए, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है वाटर का उस टाइम, 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो फाइनल टेम्परेचर है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से ये टेम्परेचर जो है दोस्तों, ये 20 है, ये लेस होके होगा, कम होगा, और ये जो है 50 डिग्री सेल्सियस वो कम होके इस 20 पे आएगा। तो इस हिसाब से हम फिर से लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये हॉट बॉडी कुछ एनर्जी को लूज करेगा और वही ये कोल्ड बॉडी क्या करेगा, उस एनर्जी को गेन करेगा। तो यहाँ पे एमसीटी समझ लीजिए हॉट बॉडी के लिए, और ये है मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और टाइम है कोल्ड बॉडी के लिए। तो दोनों का वैल्यू रखेंगे दोस्तों। मास ऑफ सॉलिड मास का कितना है, मास 50 ग्राम। यहाँ पे सी हमें फाइंड करना है तो सी का सी रखें, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 150 से 20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारा 50 इंटू सी इंटू 130 हो जाएगा, और इधर जो मास दिया वाटर का 100 ग्राम दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ 4.2, इसका चेंज टेम्परेचर कितना हो रहा है दोस्तों, 20 से 11 कम हो रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ से सी हमारा आ जाएगा 420 इंटू 9 बाई 50 इंटू 130। तो जब यहाँ पे हम पूरा कट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा सी आ जाएगा दोस्तों 0.58 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यही हो जाएगा हमारा मास का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितना हो जाएगा 0.58 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें हाउ कैन अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो आप लोग को बता देते हैं दोस्तों, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है क्या, केल्विन। क्या होता है, केल्विन, जिसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोल रहा है कि अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसे हमें चेंज करना है किसमें, एसआई यूनिट में। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वही पूछ रहा है। तो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट ऑफ केल्विन। टी एक फार्मूला होता है दोस्तों जो कि होता है टी इज इक्वल टू, अगर ये केल्विन में हमें फाइंड करना है
तो 273 हम जो है ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए लिक्विड एक्स हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड यूज्ड एज कूलेंट इन कार रेडिएटर्स। गाड़ी के रेडिएटर में जो है हम लोग एज ए कूलेंट उसका यूज करते हैं वो लिक्विड एक्स, तो उसका नाम बताइए क्या होगा? तो उसका नाम है दोस्तों वाटर। वाटर एक बहुत ही अच्छा कूलेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर किसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है दोस्तों कि वो जो है अपने पास हीट को बहुत लंबे समय तक बनाए रख सकता है और उससे हीट निकालने में भी बहुत लंबा समय लगेगा। मतलब हीट रिलीज होने में भी लंबा समय लगेगा दोस्तों, और इसमें हीट एब्जॉर्ब करने में भी इसको बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और न्यूमेरिकल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सॉलिड मेटल वेइंग 150 ग्राम। एक मेटल है जिसका मास है कितना दोस्तों? 150 ग्राम। मेल्ट, वो क्या कर रहा है? मेल्ट कर रहा है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस। अपने मेल्टिंग पॉइंट पे वो क्या कर रहा है? मेल्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग हीट एट द रेट ऑफ 100 वॉट। उसको हीट प्रोवाइड किया जा रहा है कितने के रेट से? 100 वॉट के रेट से। और जो टाइम टेकन फॉर इट्स कंप्लीटली मेल्ट, तो वो जो मेटल है वो कंप्लीटली मेल्ट होने में कितना समय लगाया दोस्तों? 4 मिनट। मतलब 800 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या हो गया? पूरा मेल्ट होने में कितना समय लगाया दोस्तों? 4 मिनट। तो पूछ रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेटल। तो मेटल का स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? दैट मींस एल पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है दोस्तों। ये सॉलिड मेटल है और ये चेंज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है लिक्विड में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला कौन सा? लेटेंट हीट वाला दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है मास ऑफ मेटल टू मेल्ट एम। जो मास मेटल है दोस्तों उसका मास कितना है? जो मेल्ट हो रहा है मेटल उसका मास कितना है? 150 ग्राम। तो इसको हम बदल दिए केजी में, तो आ गया 0.15 केजी। कैसे आया? तो देखिए दोस्तों, ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इस हिसाब से आ गया दोस्तों 0.15 केजी। यहाँ पे रेट ऑफ हीट दैट मीन्स पावर दिया हुआ कितना? 100 वॉट, और बोल रहा है कि 4 मिनट में वो पूरा मेल्ट हो रहा है। तो टाइम दिया हुआ 4 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे 4 इंटू 60 जो कि हो गया 240 सेकंड। हम जानते हैं टोटल हीट सप्लाइड। तो हमें पता है दोस्तों कि एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन पी इंटू टाइम। और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है? पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ वर्क जो है, यही हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा मेल्ट होने में कितना? 4 मिनट में कंप्लीटली मेल्ट होने में। तो ये हम फाइंड करेंगे, इसी को यहाँ पे क्यू के रूप में लिखा है दोस्तों। तो Q इज इक्वल टू पी टी। पी हमारा 100 वॉट और ये जी निकला 240 जूल। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया दोस्तों 2.4 इंटू 10 का पावर 4 जूल। मतलब इतना एनर्जी उसको चाहिए होगा दोस्तों। तो वो 4 मिनट में कंप्लीटली जो है वो 150 ग्राम का मेटल मेल्ट हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। तो हमें वो नहीं, हमें पूछ रहा है क्या दोस्तों? हमें पूछ रहा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेटल निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू क्यू बाई एम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे L हमें फाइंड करना है, Q हम निकाल चुके हैं। हीट एनर्जी कितना है हमारा? 2.4 इंटू 10 का पावर 4 जूल। तो यहाँ से वैल्यू रखें 2.4 इंटू 10 का पावर 4 जूल अपॉन कितना है दोस्तों? 0.5 केजी। मास कितना है? 0.15 केजी। तो अब जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 100। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हटेगा तो एक जीरो आएगा नीचे, ये जीरो से जीरो कैंसल। 5 ये कटेगा 3 का टेबल में, तो 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 8 2 जा 16 आ गया दोस्तों। 16 इंटू 10 का पावर 4। तो जहां पे आ गया इसको हम चेंज करेंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर केजी। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। इसका दोस्तों उस सॉलिड मेटल का स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना आ गया? इतना आ गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है हीट सप्लाइड टू अ सॉलिड चेंज इट इनटू लिक्विड, व्हाट इज दिस चेंज इन फेज कॉल्ड। बोल रहा है कि कोई सॉलिड है, अगर उसे हम हीट प्रोवाइड करें तो वो चेंज हो गया किसमें? लिक्विड में। तो ये जो प्रोसेस है, ये चेंज होने का जो प्रोसेस है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मेल्टिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर सॉलिड से हमें चेंज करना हो लिक्विड में तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से चेंज करना हो सॉलिड में तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और अगर सॉलिड से डायरेक्टली हमको चेंज करना हो गैस में तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। गैस से लिक्विड तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस तो वेपोराइजेशन। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
अब जो बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या, तो वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया दोस्तों क्या, तो द चेंज ऑफ द फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द फेज चेंज डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। तो आंसर होगा दोस्तों नो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज। फेज जब चेंज होता है किसी भी मटेरियल का तो उस टाइम उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, क्योंकि उस टाइम सारा का सारा एनर्जी जो है दोस्तों वो बॉन्ड टूटने में यूज हो जाता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज कोल्ड। बोल रहा है क्या कि जब फेज चेंज होता है और उस टाइम जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं। तो द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो जब फेज चेंज होता है और उस टाइम जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेटेंट हीट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल का होल बॉडी का टेम्परेचर, होल बॉडी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना एनर्जी देना पड़ता है उसे हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल का एक यूनिट मास को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी देना पड़ता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, हीट कैपेसिटी क्या है, इट्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है वही कहलाता है हमारा हीट कैपेसिटी। लेकिन it is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है जिसमें उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़े, वो भी यूनिट मास का। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये जो है दोस्तों हमारा जो हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है किस पे, मास ऑफ मटेरियल पे। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मास ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर मटेरियल का मास हम चेंज करेंगे तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगा लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगा दोस्तों, ये कांस्टेंट रहेगा। ये हर मटेरियल का क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिव अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम जानते हैं दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। यहाँ से सी अगर निकालें तो हो जाएगा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। और हम जानते हैं दोस्तों क्यू अपॉन डेल्टा टी जो है हमारा बताता है हीट कैपेसिटी ही होता है हमारा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इस क्यू अपॉन डेल्टा टी के जगह पे अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा सी अपॉन एम। तो यही रिलेशन जो है दोस्तों किसके किसके बीच में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज लोवर्ड टू 5 डिग्री सेल्सियस। कि एक वाटर है 170 ग्राम दोस्तों, वो टेम्परेचर अभी शुरुआत में कितना है उसका 50 डिग्री सेल्सियस, और वो टेम्परेचर कम होकर कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस बाई एडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस टू इट। अब जब उस वाटर में हम कुछ अमाउंट ऑफ आइस ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड गिवन दैट। तो पूछ रहा है कि कितना आइस का मास हमें उसमें ऐड करना होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दे दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट आइस का दे दिया है। तो हमें दिया क्या क्या है, पहले दोस्तों मास ऑफ वाटर दे दिया है कितना 170 ग्राम, इसको केजी में बदलें तो 1000 से डिवाइड किए तो 1.017 केजी। टेम्परेचर दे दिया है शुरुआत का 5 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, और टेम्परेचर T2 आइस जो हम ऐड करेंगे उसका टेम्परेचर कितना होगा 5 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। और जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर फाइनली जाके कितना पे खत्म हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दे दिया है इतना दोस्तों, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो आइस का है वो दे दिया है इतना। अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या, फाइंडिंग द मास ऑफ आइस, कितना आइस जो है हम ऐड किए हैं इसका मास हम फाइंड कर रहे हैं। हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमारा क्या बोलता है, हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कूलर बॉडी। तो यहाँ पे हमारा हॉटर बॉडी हो जाएगा वाटर दोस्तों, और कोल्ड बॉडी हो जाएगा हमारा
आइस। हमारा हॉटर बॉडी क्या हो जाएगा, वाटर, और कोल्ड बॉडी क्या हो जाएगा, आइस। तो इस हिसाब से इसका मास दिया हुआ है कितना दोस्तों, 170 ग्राम, सॉरी 170 ग्राम। इसका सी दिया हुआ है कितना, 4 पॉइंट सॉरी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और इसका टेम्परेचर शुरू का दिया हुआ है दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो ये रुकेगा कितना पे आके, 5 डिग्री सेल्सियस पे। इसका टेम्परेचर, इसका मास है दोस्तों कितना, हमें फाइंड करना है। इसका लेटेंट हीट दे दिया हमें कितना, 336,000 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका टेम्परेचर कितना पे है दोस्तों, अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है क्या, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और फाइंड करेंगे। तो ऑन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, ये है एम डब्ल्यू का मतलब है मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और टेम्परेचर जो है कितना से कितना चेंज हुआ सो, और मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, और टेम्परेचर कितना से कितना चेंज हो रहा है दोस्तों, तो टी से T2। यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जा रहा है, वो रखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसका दिया हुआ मास इतना 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ 50 माइनस कितना आ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से मास ऑफ आइस हमें फाइंड करना है। इसका लेटेंट हीट दिया हुआ है दोस्तों कितना, तो इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये, अब देखिए दोस्तों लेटेंट हीट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है क्या है, हाँ दोस्तों, तो शुरू में ये आइस जो है पहले अपना फेज चेंज करेगा। किसमें चेंज होगा दोस्तों, लिक्विड में। तो फेज चेंज होगा तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू एल, मास इंटू लेटेंट हीट। और फिर जब ये फेज चेंज हो जाएगा, फिर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस से। तो अब इसमें लगाएंगे mc डेल्टा टी वाला फॉर्मूला, मतलब इसमें दोनों फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों। और इस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले हम लगाएं ml, फिर mc डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पे मास ऑफ आइस हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। हमें उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, इतना दे दिया है। टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 5 माइनस 0, जो कि हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस हिसाब से जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 3210130 जूल। उसी तरीके से इसको इधर पूरा सॉल्व करेंगे तो वो आया इतना। अब यहाँ से हमको मास ऑफ आइस फाइंड करना है, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 32130 में डिवाइड करेंगे 357,000, तो हमारा यहाँ से निकलेगा मास ऑफ आइस कितना निकल जाएगा दोस्तों, 0.09 kg। तो इस हिसाब से हमें जो है 170 ग्राम वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस से अगर 5 डिग्री सेल्सियस करना है, तो उसे हम उसमें हमें 0.09 kg जो है आइस ऐड करना होगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ए इज 3800 जूल पर केजी पर केल्विन एंड दैट ऑफ अ सब्सटेंस बी इज 400 जूल पर केजी पर केल्विन, व्हिच ऑफ द टू सब्सटेंसेस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बोल रहा है कि ये दोनों सब्सटेंस में, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी में से कौन जो होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। तो आप लोग को बता देते हैं दोस्तों, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है वो बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्योंकि जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा दोस्तों, उसे हीट करने में हमें बहुत ज्यादा देर तक हीट देना होगा, एनर्जी देना होगा, जिसकी वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और जो जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, उसे हम कम हीट देंगे तो वो तुरंत गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं सब्सटेंस बी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी फॉर द सेम हीट एनर्जी एंड द सेम मास। अगर दोनों सब्सटेंस का मास सेम है और दोनों का मास सेम है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो देखेंगे क्या कि जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो जल्दी हीट हो जाएगा, लेकिन जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है वो स्लो हीट होगा दोस्तों। तो वही बोल रहा है कि the rise in temperature of B will be more, hence B is a good conductor of heat। मतलब B का टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज कर जाएगा, जिसके वजह से B जो है वो बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन कैलोरीमेट्री। तो अ कैलोरीमेट्री इज अ सिलेंड्रिकल वेसल which is used to measure the amount of heat gained or lost by the body when it is mixed with other body। तो कैलोरीमेट्री क्या होता है, तो ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी मटेरियल में कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है जब उसको दूसरे बॉडी के साथ मिक्स कर रहे हैं, तब उसी को मेजर करता है हमारा क्या, कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ कैलोरीमीटर। तो कॉपर का सीट, कॉपर का मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है कैलोरीमीटर में यूज करने के लिए, क्योंकि कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है। तो वही नीचे रीजन भी पूछ रहा है, व्हाई इज अ कैलोरीमेट्री मेड अप ऑफ थिन शीट्स ऑफ एबव मटेरियल, आंसर्ड इन।
तो बोल रहा है कि इसमें जो हम लोग थिन मटेरियल शीट जो है कॉपर यूज करते हैं, तो क्यों यूज करते हैं उसका रीजन बताइए। तो इट इज बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कॉपर, इसीलिए जरा सा भी उस पर हीट पड़ेगा दोस्तों, सो soon acquires the temperature of its content, and thin copper sheet has low heat capacity, so it takes only a small amount of heat from its contents, hence a calorimeter is made up of thin sheets of copper। क्या होगा कि जरा सा हीट पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत टेम्परेचर उसका राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कितना हीट है वो। तो इसीलिए कॉपर का थिन शीट जो है वो यूज किया जाता है कैलोरी मीटर में दोस्तों। तो इस तरीके से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन इज 80 डिग्री सेल्सियस एंड द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है क्या कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है नेफ्थलीन का वो बेसिकली होता है 80 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है 30 डिग्री सेल्सियस पे। एंड अ सैंपल ऑफ लिक्विड नेफ्थलीन लाया गया, कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा गया उसको, एट 100 डिग्री सेल्सियस, कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, और इसको ठंडा करके कितना पे ले आया गया, रूम टेम्परेचर पे। तो draw a temperature time graph to represent this cooling in a graph, mark the region which are फ्रीजिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें उसका एक ग्राफ बनाना है दोस्तों और कंप्लीट उसमें दिखाना है, और वहां पे कहाँ पे फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है वो उसको मार्क करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुरुआत में वो कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट था दोस्तों 80 डिग्री सेल्सियस, और जाता कहाँ तक है, रूम टेम्परेचर पे कितना पे मेल्ट करता है 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो पूछ रहा है कि एक लिक्विड लाया गया 100 डिग्री सेल्सियस पे वो रखा गया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, टेम्परेचर लूज करेगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड जो है किसमें चेंज होगा, सॉलिड में, जिसकी वजह से लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा और फिर ये सॉलिड यहाँ तक रहेगा। तो ये ग्राफ है जो दोस्तों वो बता रहा है क्या, कि कैसा जो है नेफ्थलीन जो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस है, जब उसको हम रखेंगे तो वो क्या होगा, इस तरीके का ग्राफ बनाएगा दोस्तों। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्या दोस्तों, कि 104 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज टेकन इन अ कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर है दोस्तों, ऐसे कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हॉट बॉडी और इधर लिख लेते हैं कोल्ड बॉडी। तो एक कैलोरीमीटर है दोस्तों जो कि बना हुआ है कॉपर का, उसका मास है 42 ग्राम, उसमें जो है 104 ग्राम वाटर जो है हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट, तो हॉट बॉडी हमारा यहाँ पे आ गया एक कॉपर वेसल दोस्तों, कॉपर का वेसल, और एक आ गया वाटर, जो कि दोनों का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मास है दोस्तों, कॉपर का मास है कितना 42 ग्राम, और इसका जो है 42 ग्राम, और इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है कॉपर का, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ कितना दोस्तों 0.4। इसका टेम्परेचर कितना रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इसका भी टेम्परेचर जो है दोस्तों उतना ही रहेगा। तो इसका मास दिया हुआ है 104 ग्राम, इसका जो सी दिया हुआ वाटर का वो दिया हुआ है 4.2, इसका जो टेम्परेचर है इसका भी होगा 30 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से यहाँ पे कोल्ड बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, आइस। आइस का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है दोस्तों, आइस जो है पहले क्या करेगा, आइस मेल्ट होगा, मतलब अपना पहले फेज चेंज करेगा, फिर जो है वो अपना टेम्परेचर जो है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ फाइनल टेम्परेचर। तो 30 से पहले हम जाएंगे 10 में, फिर 10 से जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस कितना है, आइस का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इसका लेटेंट हीट दिया हुआ है दोस्तों कितना, 336 जूल पर ग्राम पर केल्विन। हमें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मास ऑफ आइस, हमें मास ऑफ आइस पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले तो ये लेटेंट हीट, और फिर जो है अपना फेज चेंज करेगा दोस्तों, पहले फेज चेंज करेगा और फिर टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या, कि फाइनल टेम्परेचर हमारा मिक्सचर का कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम इसका अगर, तो इस हिसाब से हम फाइंड करेंगे द हीट गिवन बाय वाटर, वाटर के थ्रू कितना हीट दिया जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों 104 इंटू 4.2 फार्मूला लगा के, जो कि आ गया 8736 जूल वाटर के द्वारा हीट जो है वो दिया जाएगा, किसको, आइस को। एंड द हीट गिवन बाय कैलोरीमीटर, अब ये हॉट बॉडी है तो ये हीट को लूज करेगा दोस्तों, और ये कोल्ड बॉडी है तो ये हीट को गेन करेगा। तो जो वाटर के जो कॉपर है, सॉरी सबसे पहले कॉपर है, ये कॉपर है, तो कॉपर जो है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट देगा आइस को, तो इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कैलोरीमीटर जो कॉपर का बना हुआ है वो देगा। और वाटर जो है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट देगा दोस्तों, तो वो देगा हमारा 8736 जूल। तो मतलब यहाँ से ये टोटल मिला के इतना हीट जो देंगे किसको, आइस को, ठंडा मतलब उसको हीट वो इतना जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ मास ऑफ आइस हमें फाइंड करना है,
लेटेंट हीट दिया हुआ इसका कितना हम फाइंड करेंगे ml, जहां पे लेटेंट हीट का वैल्यू दिया स्पेसिफिक लेटेंट हीट 336 जूल, और हमें मास फाइंड करना है तो मास हमें पता नहीं है तो यहाँ पे m लिखा रहेंगे। अब जो है अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे दोस्तों, लेकिन शुरुआत में क्या होगा कि आइस जो है वो पहले मेल्ट करेगा, तो मेल्ट करेगा तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकालेंगे उसका, तो यहाँ पे हम निकाल लिए। फिर ये मेल्ट करके 0 डिग्री सेल्सियस से जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो फिर ये कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो हीट टेकन बाय आइस वाटर टू रीच द मैक्सिमम टेम्परेचर इज ms डेल्टा टी, जो कि हम लोग यूज करते हैं दोस्तों mc डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कभी कभी c से और कभी कभी s से भी डिनोट किया जाता है, तो यहाँ से हम ये निकल गया मेरा। अब हम जानते हैं क्या कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है कि हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों क्या कि हमारा जो कॉपर और जो वाटर है वो कितना हीट दिया था, सॉरी कितना हीट दिया था 8736 जूल और 336 जूल, और जो हमारा आइस है वो अपना फेज चेंज होने में इतना जूल एनर्जी यूज किया, और फिर टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री बढ़ाने में इतना जूल। तो यहाँ से हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों 378 m, यहाँ पे इतना आ जाएगा 378 m इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9072 जूल, यहाँ से m इज इक्वल टू आ जाएगा 9072 जूल अपॉन 378 जूल। तो यहाँ से हम अगर इसको फाइंड करेंगे, यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से अब कट करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 24 ग्राम। तो कितना आइस हमें ऐड करना होगा दोस्तों 24 ग्राम। तो आप लोग को बता देते हैं दोस्तों कि ये तरीका आप लोग यूज कीजिएगा कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी करके, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोग आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाइएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है टू मेटेलिक ब्लॉक्स, एक ब्लॉक बी है और एक ब्लॉक क्यू है, हैविंग मासेस इन द रेशियो, दोनों का मास का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों एम पी अपॉन एम क्यू दिया हुआ है कितना 2:1, दैट मीन्स 2:1 दिया हुआ है। पूछ रहा है आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों को जो है सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है, क्यू इसको भी क्यू इसको भी। अब बोल रहा है इफ देयर टेम्परेचर राइजेस सेम डिग्री, और दोनों का टेम्परेचर भी है सेम बढ़ रहा है, टी और टी इसका भी बढ़ रहा है, तो कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का कंपैरिजन कीजिए। तो आप लोग को बता देते हैं दोस्तों कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल के मास पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ मटेरियल। मतलब हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है दोस्तों स्मॉल सी जो है वो मटेरियल के मास पे डिपेंड नहीं करता है, जिसकी वजह से हम दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 1:1, दैट मीन्स 1:1 हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप लोग के सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहा है द डायग्राम बिलो शोज द चेंज ऑफ फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बोल रहा है कि एक सब्सटेंस है वो अपना फेज चेंज कर रहा है और एक टेम्परेचर टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ बना हुआ है दोस्तों, ये है टाइम एक्सिस और ये है उसका टेम्परेचर। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाई इज द स्लोप सी डी लेस देन द स्लोप ए बी, ये जो सी डी का स्लोप है ये ए बी से कम क्यों है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। हम जान रहे हैं क्या दोस्तों कि इन पार्ट सी डी में क्या हो रहा है, द रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर इज स्लो, इसमें जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दोस्तों वो स्लोली बढ़ रहा है, क्या हो रहा है स्लोली, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लो एज द सब्सटेंस इन दिस फेज हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन क्यों यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज हुआ है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है दोस्तों हाई है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ए बी में क्या है कि टेम्परेचर तुरंत इंक्रीज हो गया, व्हाइल द टेम्परेचर राइजेस रैपिडली इन पार्ट ए बी। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस यूज हुआ होगा उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा दोस्तों वो लोअर होगा, जिसकी वजह से ये तुरंत जो है स्टिंक्ट जो है इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो यही द डिफरेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टेट। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये T1 जो है ये इसका क्या है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज T2 एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज T1। मतलब ये जो T1 है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे वो सब्सटेंस अगर सॉलिड में था तो इसको यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर जाना पड़ा, T1 तक जाना पड़ा उसको, क्या करने के लिए अपना फेज को चेंज करने के लिए, फिर यहाँ से अपना इसका फेज चेंज हुआ और ये फिर क्या हो गया आगे, फिर ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ये हो गया, यहाँ पे फिर ये बॉयल होना शुरू हो गया दोस्तों।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, और हम फार्मूला जानते हैं एम सी डेल्टा टी। मतलब क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी और डेल टी के। तो यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट पूछ रहा है, सौरभ स्पेसिफिक लेटेंट हीट पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दोस्तों स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सॉरी सी इज इक्वल टू एम एल, ये होता है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस एक्स इज इतना ग्राम इतना जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 केजी सब्सटेंस जो है दोस्तों वो एब्जॉर्ब करेगा इतना जूल ऑफ हीट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपना बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है थर्मल कैपेसिटीज ऑफ सब्सटेंस ए बी। थर्मल कैपेसिटी सब्सटेंस ए और बी का दोनों का क्या है, सेम है। और इफ द मास ए इज मोर देन द मास बी, लेकिन मास जो है ए का वो ज्यादा है किससे, मास ए का जो है वो ज्यादा है किससे, मास बी से। तो पूछ रहा है विच सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये दोनों में से किस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। और पूछ रहा है which substance will show greater rise in temperature if the same amount of heat is supplied। तो बोल रहा है कि अगर दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए तो कौन जो है टेम्परेचर अपना ज्यादा राइज करेगा। तो पहला आंसर हो जाएगा बी विल हैव द मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बी विल बी मोर एज इट्स मास इज लेस। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोस्तों अगर मास ज्यादा रहेगा तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, मास कम रहेगा तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा। तो यहाँ पे बी का मास कम है जिसकी वजह से उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। B will have more specific heat capacity. A specific heat capacity of B will be more as its mass less. क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों होता है Q इक्वल टू होता है MC डेल T। यहाँ से अगर M और C के बीच का रिलेशन निकालें तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई M। अगर मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। तो जिसका मास कम है, B का कम है, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। बोथ द सब्सटेंस विल शो इक्वल राइज इन टेम्परेचर एज देयर थर्मल कैपेसिटीज आर द सेम। तो दोनों पे टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, अगर हीट करेंगे तो सेम होगा, सेम बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का थर्मल कैपेसिटी क्या है, सेम है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक और न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 200 ग्राम ऑफ आइस। 200 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस से टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है क्या कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमें इस आइस को कितना देना होगा कि जो 200 ग्राम आइस है वो क्या हो जाए, कंप्लीट वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। मतलब आइस जो है शुरू में कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसका टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब आइस है अभी तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये पहले क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होगा मतलब अपना फेज चेंज करेगा, फेज चेंज करेगा तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना 0 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ से ये क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा कितना 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों एम एल लेटेंट हीट वाला। यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एम सी डेल्टा टी वाला। यहाँ पे दिया हुआ क्या कि मास दिया हुआ है आइस का कितना 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का दिया हुआ है इतना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट आइस का दिया हुआ है इतना, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा। तो हीट एनर्जी टेकन बाय आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो निकालेंगे एमएल जो कि हम बता चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हम निकाल लिए कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लिए दोनों को 67200 जूल। अब हीट एनर्जी टेकन बाय वाटर टू राइज द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो एम सी डेल्टा टी दैट मींस चेंज इन टेम्परेचर। तो मास है 200 ग्राम और सी कितना 4.2 जूल, चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100 से 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करके निकालें दोस्तों तो आ गया 8400 सॉरी 84,000 जूल। तो टोटल हीट एनर्जी वो आइस को कितना यूज करना पड़ा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए, तो इतना 1,51,200 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। Hence the total amount of energy required for the ice to change the temperature 0 degree Celsius to 100 degree Celsius is 1,51,200 जूल। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बोल रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? तो व्हेन अ हॉट बॉडी इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद द कोल्ड बॉडी, जब हॉट बॉडी को अगर किसी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो हॉट बॉडी से क्या होने लगेगा? लॉस्ट हीट जो है लॉस्ट होने लगेगा बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। ये हॉट बॉडी जितना हीट को लॉस करेगा, वही ये कोल्ड बॉडी उतना हीट को क्या करेगा? गेन कर लेगा, और ये तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया। तो कॉपर का यूज किया जाता है। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल चूजन फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर। एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताइए प्रॉपर्टी का जिसके लिए हम कैलोरीमीटर के लिए कोई भी मटेरियल को जब चूज करेंगे तो। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल शुड बी वेरी लो। तो किसी भी मटेरियल का जब हम कैलोरीमीटर में यूज करने के लिए अगर हम उसको चूज करेंगे तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आज का सेशन होता है यहीं पे खत्म, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी कल के एग्जाम में फायदा उठा सके दोस्तों। और किसी भी तरीके का क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में इस चैनल को सर्च करके ज्वाइन कर लें दोस्तों, ताकि इसका पीडीएफ आप लोग को यहाँ से मिल जाए। मैं सारा पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ।